नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तेमाल मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी एक्सा सील कोड नाफिज करने की तैयारियां। हुकूमत ने तश्कील दी 5 रुकनी कमेटी। मौजूदा सूरत में वक्फ बिल की मंजूरी मुल्क में समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी। असदुद्दीन अवैसी ने किया खबरदार, कहा मुल्क के तमाम मुसलमानों ने वक्फ में तर्जुमात को मुस्तरद कर दिया है। सबका साथ सबका विकास के नाम पर मोदी हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेसर खड़गे का बयान, कहा मोदी ने किया कम मचाया शोर ज्यादा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीर खत्म, कल होगी पोलिंग। अब तमाम की नजरें 8 फरवरी को होंगी नताइज पर। कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान मरने वालों के आदमशुमार आज तक फराहम नहीं किए गए। अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठाया सवाल, योगी हुकूमत पर मामले को छुपाने का लगाया इल्जाम। नहीं, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। गुजरात हुकूमत ने रियासत में एकसा सील कोड नाफिज करने के लिए एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रंजना देसाई करेंगी। रियासती काबीना की मीटिंग में इस फैसले की मंजूरी दी गई। भूपेंद्र पटेल ने मंगल के रोज़ यूसीसी का मसौदा तैयार करने और क़ानून बनाने के लिए 5 रुकनी पैनल तश्कील देने का ऐलान करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई की सदारत में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी 45 दिनों में रियासती हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत आगे का फैसला करेगी। गुजरात के वज़ीर दाखिला हरीश संघवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने यह तारीख़ी फ़ैसला लिया है। कमेटी रियासत में एकसा सील कोड के निफाज के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत हतमी फैसला करेगी। याद रहे कि एकसा सील कोड यानी यूसीसी का मतलब यह है कि मुल्क में रहने वाले तमाम शहरियों के लिए एक ही कानून होगा, चाहे वो किसी भी मज़हब, ज़ात या जिन्स से ताल्लुक़ रखते हों। अगर किसी रियासत में सिविल कोड नाफिज किया जाता है तो शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने, जायदाद की तकसीम और लव इन ताल्लुकात जैसे तमाम मामलात में हर शहरी के लिए एक ही कानून नाफिज होगा। शादी समेत लव इन में रहने वाले जोड़े को भी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सर जमहूरिया की तकरीर पर तहरीक तशक्कुर में हिस्सा लेते हुए मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा मुल्क के विकास का नहीं बल्कि मुल्क को तबाह करने का बाज़ बना है। और यह मनुस्मृति जो है, आपको कोई सहूलत नहीं दी, इसमें सिर्फ उधर के लोगों को सहूलत दी। आप पढ़े सब क्या मनुस्मृति? मैं ये 4-5 ये करा हूं, मैं दे देता हूं। मैं एक शेयर करूं। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा, तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। तुम्हारे चाहने वाले मुबारक हो तुम्हें, लेकिन जो हमने कर दिया तो तुमसे काम क्या होगा। यह मनमोहन सिंह जो किए वो करने का तुम्हारे हाथ से नहीं होता, लेकिन तुम बदनाम करने की कोशिश करें। आपका सबका साथ सबका विकास का मॉडल एक तो विनाशकारी है, नोटबंदी का हो और खराब तरीके से जीएसटी लागू करने का हो, या कोविड का 19 महामारी का मिसमैनेजमेंट हो, जिसमें देश तबाही के मुंह में खड़ा कर दिया था। तो ऐसी चीजें हो गई है, उसको मान लो, लेकिन एक तरफ लोगों को इतना धोखा देते हो, दूसरे तरफ अपनी वाहवाह कर लेते। असदुद्दीन अवैसी ने आज लोकसभा में वक्फ बिल के मसले को उठाते हुए मौजूदा सूरत में वक्फ बिल की मंजूरी के खिलाफ हुकूमत को खबरदार किया है। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत में वक्फ बिल की मंजूरी मुल्क में समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी। इन्होंने कहा कि वक्फ बिल की मौजूदा सूरत आर्टिकल 25, 26 और 14 की नफ़ी करती है।
people being made homeless. Deliberate starvation has happened. And people have no drinking water. And what do we see now? We have heard the Prime Minister saying, I'll stop the war in Ukraine. Where is my Prime Minister? Where is this government? Why are they keeping quiet on this genocide which is being perpetrated on the Palestinians? What has been the traditional stance of our country from Mahatma Gandhi up to all the Prime Ministers? Why can't we oppose the genocide? We are party to the Genocide Convention. I am warning this government that when the genocide history of Gaza will be written, this Prime Minister will also be in the list of accomplices. I demand from the government that let our country take the responsibility of constructing the health sector in Gaza. Invite more Palestinians to India on scholarship. Let them rebuild that Gaza. We cannot be part. How can we allow arms to be exported to Israel? An Indian ship was stopped in Spain. We are signatory to this genocide convention. How will history remember us? With what face can we face the world? Sir, second point. India's moral voice is dead in Palestine, sir. It is completely dead in Palestine, sir. Sir, come to China. The army chief in the interview to an English newspaper said rules out any troop cut along LAC. He says no troop normalization can happen. Why are we back to business as usual? Mansarovar Yatra will start, direct flights will start, visas will be issued, Chinese investment will be welcomed with open arms. Can we patrol those 25 patrolling points which we lost? Can we go and patrol in the buffer zones of Galwan, Pongsong Su, Gogra, Hot Spring and Kailash Range? No. With what we have lost 2,000. समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे के मामले को पार्लियामेंट में उठाते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की। इन्होंने हुकूमत से महलूकीन के आदद-ओ-शुमार जारी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत अब तक मरने वालों के आदद-ओ-शुमार फराहम नहीं कर सकी। बच्चों के आदद-ओ-शुमार तो बिल्कुल ही गैब हैं। लोग अपने प्यारों को खोया पाया मराकिज़ में तलाश कर रहे हैं। महाकुंभ में कई लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ का इनेकाद पहली बार नहीं हुआ है, इससे कबल भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसका एहतमाम किया है। इन्होंने महलूकीन के लिए पार्लियामेंट में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का मुतालबा करते हुए कहा, हादसे के दिन शाही स्नान वक्त पर नहीं हो सका। शाही स्नान का एक ख़ास मुहूर्त होता है जो सनातन रिवायत का हिस्सा है, लेकिन वो रिवायत इस दिन टूट गई। आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग अध्यक्ष महोदय जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं।
चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया। सरजमुहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तकरीर पर लोकसभा में शुक्रिया की तजवीज़ के दौरान हज़ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी आज कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। जब वो लोकसभा में बोल रहे थे तो तहजीब, पुख्तगी और बेबाकी की मिसाल मालूम पड़ रहे थे। इन्होंने अपने खिताब के दौरान ना ही आवाज़ बहुत ऊंची की और ना ही जारहाना रुख इख्तियार किया, बल्कि मोदी हुकूमत पर हमला करने के लिए हक़ाइक़ सामने रखे गए। इन्होंने वाज़ेह पॉलिसी के साथ एक पुख्ता ज़हन सियासी लीडर की तरह मुल्क और इसके अवाम की फ़िक्र को सामने रखा। Policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where a foreign policy. Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. Sir, LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you that foreign ministers visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है। तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। कम से कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन इंतखाबी तशहीर का अमल 3 फरवरी को शाम 6 बजे ख़त्म हो गया। अब कोई भी पार्टी सड़कों पर या फिर जलसे आम मुनक़िद करके इंतखाबी तशहीर नहीं कर पाएगी। अब सभी को वोटिंग के लिए 5 फरवरी और नताइज के लिए 8 फरवरी का इंतज़ार है। इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन सभी पार्टियों के सरकर्दा लीडरान ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि दिल्ली के 1,56,00,000 वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब किया जाए। राहुल गांधी की इस तकरीर पर जब मीडिया ने कांग्रेस के कुछ सरकर्दा लीडरान से रद्दमन मांगा तो प्रियंका गांधी समेत दीगर लीडरान ने खूब उनकी तारीफ़ करते नजर आए। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब से मैं पार्लियामेंट में आई हूं तब से कई तरह की तकरीरें हुई हैं। आज जैसी तकरीर राहुल गांधी ने दी है, तकरीर ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें लीडर मुल्क के लिए अपने विजन के बारे में बात करे। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने भी राहुल गांधी की तकरीर की सिताइश की और कहा कि इस तकरीर से साबित होता है कि राहुल गांधी ने कितने संजीदा हैं और मुल्क के अवाम के तईं उनकी फ़िक्र क्या है।
राहुल जी का आज का वक्तव्य एक स्टेट्समैन की स्पीच था, एक विजन था, और मुझे लगता है कि देश के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने एक ऑल्टरनेट विजन की बात करी है और उन्होंने बड़ी सौम्यता से और सरलता से समझाया कि दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग करना हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी क्यों है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में लगातार गिरता जा रहा है, अभी 60 साल में सबसे कम स्तर पर है। उन्होंने बताया कि कैसे प्रोडक्शन बिना किए हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता, और प्रोडक्शन पुराने तरीके से नहीं बल्कि उसमें जो एआई का कंपोनेंट है उसको उन्होंने समझाया। जो डेटा आता है, हमारा जितना भी डेटा है वो ज़्यादातर कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम अमेरिकन कंपनीज के पास है। चाइना प्रोडक्शन बहुत करती है तो उनके पास उनका डेटा। हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है एआई बिल्ड करने के लिए, उस पर उन्होंने तरजीह करी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उन पहलुओं को छुआ जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इकोनॉमी के लिए, एआई से निपटने के लिए, रोबोटिक्स समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसको उन्होंने बड़ी सरलता से दो बातों के तहत समझाया कि आज चीन हमारे साथ ये धृष्टता क्यों करता है, क्योंकि चीन का प्रोडक्शन सिस्टम बहुत बड़ा है। हम $102 बिलियन का चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी चीन पर निर्भरता है। उन्होंने वो बड़े साफ शब्दों में समझाया और उन्होंने कहा कि यूएस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है, हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो यूएस अपनी कॉस्ट के कारण नहीं कर सकता, और हमें उस पार्टनरशिप पर फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का विजनरी, इस तरह का स्टेट्समैनली लाइक भाषण इससे पहले तो कभी नहीं। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की एक खुसूसी टास्क फोर्स ने इंतखाबात के दौरान मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की तामील के तहत कार्रवाई करते हुए इंदरपुरी इलाके में एक गाड़ी को पकड़ा और इसमें मौजूद कपड़ों का ज़ख़ीरा ज़ब्त किया, जो मुमकिना तौर पर वोटर के लिए तकसीम करके इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए ले जाया जा रहा था। ये मालूमात कमीशन ने मंगल को एक बयान में फराहम की। कमीशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह कार्रवाई पुलिस की इत्तला पर की गई है, पकड़े गए माल की तफसीलात फराहम नहीं की गई। पुलिस को एक गाड़ी में मशकूक कपड़े लिए जाने की इत्तला मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम फ़ौरन मुकाम पर पहुंची। गाड़ी को पीएस अंदरपुरी ले जाया गया है और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई शुरू की गई। यूपी के फतेहपुर में एक बड़ा रेल हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में इस रूट पर ट्रेन सर्विस मुतासिर हो गई। इस हादसे में दो मालगाड़ियाँ आमने सामने से टकरा गईं, जिसके नतीजे में अमले के अरकान जख्मी हो गए। कुलगाम के इलाके बेहीबाग सेक्टर में एक दहशतगर्दाना हमले में एक शख्स हलाक और 2 अशखास जख्मी हुए हैं। महलूक की साबिक फौजी की हैसियत से शिनाख्त हुई है। अहले खाना ने साबिक फौजी की मौत पर गम का इजहार किया। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वाक़े की फ़िलहाल तफ्तीश जारी है। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। तो ये मेरा पापा था, तो मेरा पापा इस दुनिया में अब नहीं रहा, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम तो फौज की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमको इंसाफ चाहिए। खाली हमको इंसाफ चाहिए। ये भाई है सर, मेरा बड़ा भाई है सर जी, घर पे ही था। ये 2021 में रिटायर आ चुका है फौज में जी। ये अभी बकरी पा रहा था जी। जब आपने सुना कि इसको गोली लगी है तो आप कहाँ थे? मैं घर में सोया हुआ था। मैं दौड़ के गाड़ी के पास गया। मैंने सोचा कहीं बच्चे को चोट नहीं आई, यहाँ पे हमारे घर में बहुत बच्चे हैं। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो इसको गोली लगी हुई थी। मैंने इसको गाड़ी में भर दी और कैंप पे ले लिया। तो फिर फौज वालों ने मरहबा, शुक्रिया विभाग के सीओ साहब को, इसने इसको रेफर किया कुलगाम में या इस अनंतनाग में। तो इसका ट्रीटमेंट हुआ था, तो मगर ये अल्लाह का भरोसा नहीं था, ये बच नहीं सका। किसी शख्स को देखा आपने? नहीं, किसी शख्स ने नहीं। डिमांड रहेगी आपकी? मेरी डिमांड ये है, खाली इनको हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कितने टाइम से रिटर्न से? ये 2 साल से आए हुए हैं। ये बकरी पा रहा था। फैमिली में क्या कौन है? 4 बेटी 1 बच्चा है, वो भी छोटे छोटे हैं, और बीवी है बस। ये अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था घर में और कुछ नहीं कर रहा था। 4 बेटियां हैं? जी 4 बेटी है, बाकी कुछ नहीं। कमाने वाला कौन था? कमाने वाला यही था, कमाने वाला बिल्कुल यही था। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी एक्सा सील कोड नाफिज करने की तैयारियां। हुकूमत ने तश्कील दी 5 रुकनी कमेटी। मौजूदा सूरत में वक्फ बिल की मंजूरी मुल्क में समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी। असदुद्दीन अवैसी ने किया खबरदार, कहा मुल्क के तमाम मुसलमानों ने वक्फ में तर्जुमात को मुस्तरद कर दिया है। सबका साथ सबका विकास के नाम पर मोदी हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया।
राज्यसभा में कांग्रेसर खड़गे का बयान, कहा मोदी ने किया कम, मचाया शोर ज्यादा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीर खत्म, कल होगी पोलिंग। अब तमाम की नजरें 8 फरवरी को होंगी नताइज पर। कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान मरने वालों के आदमशुमार आज तक फराहम नहीं किए गए। अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठाया सवाल, योगी हुकूमत पर मामले को छुपाने का लगाया इल्जाम। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।